गुड इवनिंग फ्रेंड टू ऑल ऑफ यू। प्रज्ञानाइस में आपका स्वागत है। प्रज्ञानाइस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह तो बात मैं रोज़ बोलता ही हूँ आपको, तो इसमें तो आप बोर हो गए होंगे रोज़ सुनते सुनते, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब और शेयर करते रहें समय समय पर, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और आप तक अच्छी अच्छी वीडियो में लेकर आता रहूँ। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी गृह युद्ध, यानी कि अमेरिकी सिविल वॉर क्या था और इसके क्या परिणाम रहे। इसने विश्व के स्तर पर एक तरीके से देखा जाए तो यानी कि अमेरिका का कैसे इसने वहां की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संरचनाओं को बदल कर रखा, और उसी को देखेंगे। उसी के साथ उसकी फिर किस मजबूती के साथ 1861 से 64 के बीच वहां सिविल वॉर चला। 1860 के आसपास अब्राहम लिंकन की वहां चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होती है, यानी कि इलेक्शन आते हैं और इब्राहिम लिंकन वहां अपना सेंटेंस बोल देते हैं, यानी कि जो मुद्दा रखते हैं चुनाव का, मैनिफेस्टो अपना, वह बोलते हैं कि वहां जो दास प्रथा है उसको टर्मिनेट करना, और फिर उसी को देखते हुए वहां युद्ध वगैरह की स्थिति उत्पन्न होती है। देखो क्यों होती है। तो कारण में पहला है सामाजिक आर्थिक विषमता। अब ये समझो सामाजिक आर्थिक विषमता किस तरीके से है। तो सामाजिक आर्थिक विषमता का मतलब जैसे देखो, ये हुआ यूएस से, एक उत्तरी राज्य और एक दक्षिणी राज्य, दक्षिण और उत्तरी और दक्षिणी राज्य। तो देखो, जो अमेरिका के अंदर उत्तरी राज्य थे और एक दक्षिणी राज्य थे। तो उत्तरी राज्य में कृषि जो थी वो कृषि प्रधान दे राज्य नहीं थे, यानी कृषि वहां नहीं होती थी, क्योंकि वहां बर्फ पड़ी रहती थी, कृषि नहीं होती थी एक तरीके से। या यहाँ से इसको रब भी कर लो, तो यानी कि बर्फ रहती थी, समुद्र वगैरह से मछली पालन होता था, व्यापार वाणिज्य होगा, यानी कि जब कृषि वहाँ व्यवसाय मुख्य नहीं होगा तो व्यक्ति अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देगा। उसी के साथ साथ व्यापार वाणिज्य, क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी ऐसी थी इसलिए, तो व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। व्यापार वाणिज्य के साथ साथ हीरे वगैरह समुद्र के अंदर से निकाले जाते थे और उनका व्यापार किया जाता था। वहीं मछली जैसी और समुद्री एग्रीकल्चर की जाती थी एक तरीके से। तो यानी कि अगर यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और वहीं दक्षिणी राज्य देखो, ये कृषि प्रधान राज्य था, कृषि प्रधान था ये क्षेत्र सारा। तो अगर कृषि प्रधान था तो इसमें क्या लगेंगे, लेबर, मजदूर कार्य करेंगे कृषि के अंदर। तो अगर मजदूर कृषि के अंदर कार्य करेंगे तो कृषि के अंदर मजदूर जो होते थे, यानी कि दास प्रथा बनी हुई थी, दास लेके आए जाते थे एक तरीके से, कृषि सामंत वगैरह होते थे यहाँ, उस तरीके से काम होता था। तो यहाँ दास प्रथा मौजूद थी, और मेन मुद्दा यही था, क्योंकि इब्राहिम लिंकन तो खुद एक तरीके से देखा जाए तो बहुत नीची यानी कि कैटेगरी से थे। आपने पढ़ा भी होगा, क्योंकि 6-7 क्लास के चैप्टर लगे हुए हैं उसके, इब्राहिम लिंकन के हम पढ़ते हैं अमेरिका गृह युद्ध में लिंकन की भूमिका। तो अब देखो यहाँ, तो यहाँ जो था कृषि प्रधान देश, और कृषि प्रधान देश तो यानी कि कृषि प्रधान देश तो यानी कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र इसकी अपेक्षा उत्तरी की, क्योंकि उत्तर में क्या था, उत्तरी क्षेत्रों में इसके व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा मिला। तो व्यापार वाणिज्य यानी कि उस तरीके से यहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत थी इसकी अपेक्षा में, क्योंकि यहाँ कृषि प्रधान था तो कृषि में ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। और वहाँ पर दास प्रथा भी मौजूद थी, क्योंकि दास प्रथा से उन व्यक्तियों को एक फायदा और भी था दक्षिणी राज्यों के लिए, वह इसलिए इसका विरोध करते थे कि यूएसए के अंदर से दास प्रथा ना समाप्त हो, क्योंकि उनके जो वहाँ के कृषि सामंत थे उनका एक तरीके से किसानों का स्वार्थ जुड़ा हुआ था दासों के कारण। क्योंकि अगर देखो दास होंगे तो कोई उन्हें संगठन बनने का या विरोध करने का कोई उनको भय नहीं रहेगा, जैसे चाहेंगे वैसे वो उनसे काम ले सकते हैं। अगर दास प्रथा समाप्त होगी और दक्षिणी राज्य कृषि प्रधान राज्य है, तो कहीं ना कहीं वहां रोज के पैसे के बेसिस पे, यानी कि इन एक तरीके से मंथली सैलरी पे बेसिस पे वो काम नहीं, कृषि में नहीं करा सकते, क्योंकि वह कॉस्टली हो जाएगा। और जैसे ही उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो यानी कि कृषि घाटे का सौदा बन जाएगा वो। तो इसीलिए वह चाहते थे कि यहाँ दास प्रथा बनी रहे। उसी के साथ अब देखो, जब यहाँ सामाजिक रूप से भी देखो, इधर दास प्रथा नहीं, इधर सैलरी वाले मजदूर, यानी कि सामाजिक जो विषमता थी, इधर सैलरी वाले मजदूर, कोई दास प्रथा नहीं, सैलरी पर वर्कर काम करते थे और एक तरीके से सभ्य समाज की तरीके से यहाँ काम हो रहा था। उसी तरीके से वहाँ दास प्रथा जैसी कुरीति समाज के अंदर चल रही थी,
तो यानी कि सामाजिक उस तरीके से विषमता थी। आर्थिक विषमता आपने देख ली, यानी कि आर्थिक यहाँ व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा दिया गया और व्यापार वाणिज्य अपने अच्छे स्तर पर था और वहां कृषि प्रधान थी, तो कृषि का कार्य होता था, कृषक और मजदूर वर्ग था, तो यानी कि वह थोड़ा सा आर्थिक रूप से भी इससे डाउन था। तो इसी को लेकर यहाँ सामाजिक आर्थिक विषमता ऑलरेडी मौजूद थी। अब देखो उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न, उद्योगों के संरक्षण का प्रश्न यह था कि जब 1776 में हमने क्रांति बढ़ाई थी, 1776 में क्रांति के बाद क्या हुआ कि उत्तरी राज्य में जब व्यापार वाणिज्य बढ़ा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रोत्साहन मिला, और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उद्योगीकरण को उन्होंने संरक्षण देने के लिए उत्तरी राज्यों ने सरकार संघ से मांग की और संघ ने उनको संरक्षण देने के लिए अपनी इच्छा जताई। तो उत्तरी राज्यों ने इसको अपने खिलाफ समझा कि संघ का जो प्रयोग हो रहा है वह केवल उत्तरी राज्यों के लिए हो रहा है और हमारा उसमें कोई कल्याण नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उद्योग के संरक्षण का प्रश्न जो बना तो इन्होंने इसको अपने विरुद्ध समझा और उस तरीके से भी क्रांति की ओर यानी कि सिविल वॉर की ओर बढ़त आगे बढ़े ये लोग, बढ़त मिली इनको। दास प्रथा का मुद्दा, अब दास प्रथा का मुद्दा तो आपने देख ही लिया, मैंने बता दिया दास वाला क्या था मामला, ये वाला दास प्रथा, क्योंकि इनको क्या था, इससे फायदा था बहुत ज्यादा किसानों को। अब जब चुनाव में आते हैं इब्राहिम लिंकन और 1860 के आसपास वह घोषणा करते हैं, सेंटेंस है उनके, उन पर प्रश्न भी आता है मेंस का, कि अगर हम अमेरिका के अंदर दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम इसको बचाएंगे, संघ को बचाएंगे। अगर हम बिना मुक्त किए भी संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। अगर हम कुछ दासों को मुक्त करके और कुछ को ना मुक्त करके भी संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। यानी कि लिंकन की जो थी प्राथमिकता किस पे होगी, संघ को बचाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जब इलेक्शन लड़ा और मैनिफेस्टो में कहा कि दास प्रथा यहाँ से समाप्त होनी चाहिए, एक कुरीति है, तो वहीं उसी तरीके से उसी समय तत्काल रूप से जेफरसन डेविस ने नेतृत्व किया दक्षिणी राज्यों का और वहां पर सिविल वॉर स्टार्ट हुआ। और सिविल वॉर जैसे स्टार्ट हुआ तो इब्राहिम लिंकन ने तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए कार्य करना प्रारंभ किया। और अभी अमेरिका के अंदर जब चुनाव इलेक्शन आए तो उसने 3-6 सेंटेंस आपने तुमने देख लिया, मैं जो मैंने बोले हैं कि इब्राहिम लिंकन ने स्पष्ट कर दिए कि अगर हम ये देख रहे हैं ना मेंस के प्रश्न आते हैं यहाँ से, इसलिए इस पर दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर हम कुछ दासों को मुक्त करके संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। अगर कुछ दासों को मुक्त करके और कुछ को ना मुक्त करके भी हम संघ को बचा सके तो हम ऐसा करेंगे। और बिना मुक्त किए भी अगर अब हम संघ को बचा सके यानी कि सिविल वॉर जब स्टार्ट हो गया तो हम ऐसा भी करेंगे, लेकिन संघ की जो एकता अखंडता है उसको जाने नहीं देंगे। शाश्वत राज्य के रूप में संघ को बनाकर रखना ही इब्राहिम लिंकन की प्राथमिकता हो गई। और जब यह प्राथमिकता हो गई तो इब्राहिम लिंकन ने क्या काम किया है, अपनी कूटनीतिक कुशलता दिखाते हुए उन्होंने सभी दक्षिणी राज्यों में अपनी पूरी आर्मी डिप्लॉय करते चले गए। और उन्होंने यह बात कही कि यह जो आर्मी हम डिप्लॉय कर रहे हैं इस आर्मी का प्रयोग संघ के लिए होगा, ना कि किसी राज्य विशेष के लिए होगा। इसी को बोलते हैं कूटनीतिक कौशलता। इनकी कूटनीति का मतलब होता है सही समय पे सही दांव पेच चलना, यानी कि जिस समय जो दांव पेच चलना हो उसी समय पर वह दांव पेच चल देना, तो उसी को बोलते हैं कूटनीति। इसीलिए आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा में सुना होगा कि कूटनीतिक बढ़त मिली या कूटनीतिक जीत हुई, यानी कि उसी तरीके से यहाँ भी उन्होंने अपनी कूटनीति के माध्यम से कुशलता के माध्यम से यह सब जब आर्मी उन्होंने डिप्लॉय कर दी और जेफरसन डेविस के नेतृत्व में यहाँ पर एक तरीके से क्रांति को प्रोत्साहन मिल रहा था कि हम अलग हो जाएंगे। यानी कि इन्होंने अलग होने की घोषणा कर दी दक्षिणी राज्यों ने कि हमको उत्तरी राज्य से अलग होना है। तो कहीं ना कहीं फिर जब आर्मी उन्होंने डिप्लॉय कर दी तो इन राज्यों को दक्षिणी राज्यों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। और जब आत्मसमर्पण किया तो कहीं ना कहीं अमेरिका को इब्राहिम लिंकन ने 2 राष्ट्रों में विभक्त होने से बचा दिया। तो यह इब्राहिम लिंकन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और फिर जो अमेरिका निकल के आया, यानी कि जब अमेरिका सिविल वॉर से समाप्त हुआ और चुनाव समाप्त हुआ, अमेरिका राष्ट्रपति बने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने इब्राहिम लिंकन साहब, उन्होंने फिर संविधान के अंदर अमेंडमेंट लेके आए। यानी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि राज्य संघ का अभिन्न है, राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं। और दूसरे राज्यों के लिए भी यह एक तरीके से देखा जाए तो प्रेरक तत्व बना, यानी कि पूरे यूरोप के लिए भी एक तरीके से प्रेरक तत्व बना। अब देखो इसके परिणाम क्या रहे, मैं इसका प्रश्न कराऊंगा आज, मैं यही आपको एक या 2 करा दूंगा।
लाया हूँ आज प्रश्न में, मेरे पास रखे हुए हैं प्रीवियस एग्जाम में जो आए हुए हैं। अब देखो परिणाम क्या हुए इसके, क्योंकि कई बार क्या होता है पीछे से इसमें से कई बार प्रश्न पूछा हुआ है प्रांतीय सिविल सेवाओं में, और यूपीएससी ने भी यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको अलग टॉपिक बनाया। हो सकता था मैं अमेरिका क्रांति में थोड़ा और उसको एक्सटेंड कर देता, लेकिन वहाँ इसको प्रॉपर समझाने में बहुत लंबी वीडियो बन जाती, इसलिए मैंने वहाँ गृह युद्ध के ऊपर अलग से ही इसकी वीडियो बनाना तार्किक रूप से सही समझा। तो देखो परिणाम क्या हुए इसके, परिणाम इसके यह हुए कि इसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यह हुआ कि राजनीतिक परिणाम क्या हुआ। अब मैंने समझाया तुमको, पहले क्या था यहाँ समस्या थी राजनीतिक रूप से, अब क्या हुआ, यानी कि इन्होंने जब राजनीतिक रूप से अलग राष्ट्र की मांग करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि संघ को अपने उसमें इन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं यह उत्तरी राज्यों के लिए संघ का यूज किया जा रहा है, तो इन्होंने इसका विरोध किया। तो वहीं देखो अपने को अलग होने की घोषणा कर दी। तुमने देखा होगा वहां स्टार्टिंग से जब यूएसए बना तो राज्य सभी मिलकर संघर्ष किया और अमेरिका की क्रांति इन्होंने सुनिश्चित की। तो वहीं राज्यों को स्वायत्ता भी दी गई उसी आधार पर, तो उस स्वायत्ता का फायदा उठाकर इन राज्यों ने अलग होने की घोषणा करी। तो यह संशय हमेशा बना हुआ था कि कहीं राज्य अलग हो सकता है। तो जैसे ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं, तो यानी कि एक राजनीतिक रूप से संघ को मजबूती मिली और एक राष्ट्र के रूप में यानी कि एक सूत्र के अंदर पिरो दिया गया कि अब राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं और यह अधिकार समाप्त कर दिया गया। और सशक्त रूप से संविधान के अंदर कुछ प्रावधान किए गए, मर्जर एक्विजिशन एक्ट लेकर आया गया, वहां बहुत सारी कंपनियों को मिला गया, वो आर्थिक में पढ़ लेंगे, यानी कि स्टील कंपनी 200 के आसपास स्टील कंपनियों को मिला गया। और यह प्रक्रिया पूरे विश्व के स्तर पर उन्होंने की, जो उनकी यूरोप के अंदर कंपनी थी वहां भी उन्होंने सभी स्टील कंपनियों को मिलाकर और एक हब के रूप में अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाया। तो देखो राजनीतिक रूप से सशक्त राज्य का निर्माण हुआ, कहीं ना कहीं राज्यों से यह बात सुनिश्चित कर दी गई कि आपको अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्य से तुम कभी भी अलग नहीं हो सकते, यानी कि संघ से एक तरीके से किसी भी स्टेट को अलग होने का अधिकार नहीं। तो राजनीतिक रूप से सशक्त के रूप में एक नेशन का निर्माण हुआ। नेशन का तो 1776 में हो गया था, यहाँ दूसरे कंटेक्स्ट में हम बोल रहे हैं कि एक सशक्त राज्य का निर्माण हुआ, जिसमें यह बात स्पष्ट कर दी गई कि अमेरिका के अंदर राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं। और राजनीतिक रूप से भी सभी लोगों को, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो दास थे उनको भी वोटिंग राइट दिया गया और राजनीतिक रूप से उनका भी सशक्तिकरण सुनिश्चित किया गया। यानी कि दासों को पहले वोटिंग राइट अमेरिका के अंदर नहीं था, तो जैसे ही गृह युद्ध हुआ वहां पर दासों को भी राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया गया और उनको वोटिंग राइट दिया गया। उसी तरीके से सामाजिक विषमता दूर हुई, क्योंकि देखो जिस समय उन्होंने जीत हासिल कर ली इब्राहिम लिंकन जी ने, तो क्या किया, सारी की सारी दास प्रथा वहां से समाप्त करने की घोषणा कर दी। सारी की सारी दास प्रथा यानी A to Z दास प्रथा वहां से समाप्त कर दी गई। तो सामाजिक रूप से एक सूत्र के अंदर पिरो दिए गए सभी व्यक्ति। यह बात जरूर है कि वहां पर कुछ इस क्रांति ने ऐसी चीजें भी, यानी संग्राम ने कुछ ऐसी चीजें भी लेकर आए, गृह युद्ध से आई हैं, जिनका कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ा। जैसे कुछ संघर्ष वगैरह बढ़े, वहां पे आपराधिक घटनाएं बढ़ी, वो देखते हैं कैसे बढ़ी। जो व्यक्ति पहले क्रांति में पीछे रह गए थे, उन्होंने इस संग्राम का यानी कि सिविल वॉर का फायदा उठाकर अपने को मजबूत किया और कहीं ना कहीं अपराधीकरण को बढ़ावा दिया। इसका एक नकारात्मक पक्ष है। अब देखो आर्थिक का मतलब यह हुआ कि आर्थिक रूप से मजबूत हुआ अमेरिका। आर्थिक रूप से इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिला, और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन को उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में भी बढ़ावा मिला, वहीं बैंकिंग सेक्टर भी पूरे क्षेत्र में खोले गए, यानी कि दक्षिणी राज्यों में भी बैंकिंग वित्तीय समावेशन किया गया। वित्तीय समावेशन करने से हर व्यक्ति की बैंक तक पहुंच सुनिश्चित की गई, जो आज के समय में भारत के अंदर चल रही है। तुमने देखा होगा कि जनधन अकाउंट ने जो किया वही अमेरिका में उस समय किया गया। यानी कि जनधन अकाउंट देखो जिस समय खुले, ये एक तरीका था। मोदी जी ने बोला कि 14 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में आएंगे, इस जनधन अकाउंट को ओपन करा लीजिए। तो सभी लोगों ने बिना विवेक लगाए ये नहीं देखा कि सरकार बोल तो रही है, लेकिन एक सरकार की लिमिट होती कि कहां से इतने पैसे देगी, राज्य के पास इतना पैसा कहां से है कि व्यक्ति को इतना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो लोगों ने सभी ने अकाउंट खुलवाए। वह बात लगे कि वह अकाउंट जो खुले थे वह सकारात्मक रूप में कोविड-19 के समय में बहुत अच्छे कारगर साबित हुए और बहुत अच्छे से उनके अंदर फंडिंग भी की गई और वह आम जनता तक सुनिश्चित की गई। अदरवाइज अगर वह अकाउंट ना होते
तो फंडिंग सरकार कहाँ करती है और किसके पास करती है और कितना व्यक्तियों को वहां तक मिल पाता। तो यानी कि जो यहाँ आज के समय में कोविड-19 के समय करप्शन सबसे मुखर रूप में साबित होता, वह यही होता कि व्यक्ति को लाभार्थी यानी कि उस लाभार्थी को कैसे लाभ पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो आपने देखा है जनधन अकाउंट इस समय इतने लाभदायक हुए हैं कि इसी के अंदर व्यक्तियों को जो भी पैसे उनके आए हैं उसी के साथ में उसी के अकाउंट में पैसे डाले गए और वहां से उसने निकालकर राशन जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की अपनी पूर्ति की है। तो देखो आर्थिक परिणाम यह हुआ कि पूरे के पूरे अमेरिका में यानी कि कंप्लीटली उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में बैंकिंग की संस्थाएं खोली गई और बैंकिंग संस्थाएं खोलने के साथ साथ वहां पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिला, हर व्यक्ति की वहां तक बैंकिंग तक पहुंच सुनिश्चित की गई। तो यानी कि कहीं ना कहीं जब ये वित्तीय समावेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरे प्रॉपर हो गया और जो ये दास प्रथा थी ये समाप्त होगी, तो क्या हुआ, पूरा समाज का आपस में एक दूसरे से सामाजिक रूप से भी जुड़ाव महसूस करने लगा। जब जुड़ाव महसूस करने लगा तो आर्थिक रूप से सक्षम हुआ, क्योंकि मर्जर एक्विजिशन एक्ट लेकर आए उसी समय पर अमेरिका के अंदर। तो मर्जर एक्विजिशन एक्ट के द्वारा बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को मिलाकर बड़ी कंपनी बनी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को अमेरिका के बढ़ावा दिया गया। और जैसे ही उसके इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया, वहाँ बड़े बड़े स्तर पर रिसर्चिंग सेंटर और संस्थान खोले गए। इन संस्थानों के द्वारा रिसर्च को बढ़ावा दिया गया और रिसर्च का आज परिणाम है कि अमेरिका की नंबर 1 मोनसेंटो कंपनी पूरे विश्व के एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है, सीड्स वगैरह के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करती है। तो ये सब इसी के परिणाम में ग्राह्युद्ध के तत्पश्चात वहां पर रिसर्च को प्रमोट किया गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तहत ही वहाँ लेबोरेटरियां बनी और लेबोरेटरियों के बनने की वजह से वहाँ साइंटिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी। जब साइंटिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ी तो जो बाहर से साइंटिस्ट थे वो भी यहाँ पर आए। तो यानी कि कहीं ना कहीं तुमने देखा होगा विदेशों को भी इससे लाभ हुआ, क्योंकि यहाँ से साइंटिस्टों ने अपनी कंट्री के अंदर रेमिटेंस को स्थानांतरित किया। उसी तरीके से तुम यहाँ भारत को भी रख सकते हो, भारत पर भी इसका यह प्रभाव पड़ा कि इसने यहाँ पर रिसर्च को बढ़ावा दिया और दुनिया भर के ऐसे सेक्टर उभर कर सामने है कि उन्होंने एक तरीके से क्रांति ला दी और पूरे विश्व में अपनी छाप एक सुनिश्चित कर ली। और हमारे साइंटिस्ट वहां जाने स्टार्ट हुए और पूंजीवाद को एक तरीके से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, आर्थिक गतिविधि एक्टिविटी पूरी परिपक्व अवस्था में आ गई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देते ही वहां पर कंपनियों ने पूंजीवाद को अपना ही लिया था, क्योंकि कंपनी का तो मेन मुद्दा ही होता है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला और पूरे विश्व के स्तर पर कैपिटलिज्म आग की तरह फैला दिया गया। तो यह इसके अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम रहे। अब कुछ इसकी नकारात्मक तुम्हें मैंने बताया थी, जो थी श्वेत अश्वेत का कुछ ऐसा मुद्दा भी आया, श्वेत अश्वेत को लेकर उसके बीच संघर्ष भी है। तुम एक बसेस वगैरह का एक कंसेप्ट पढ़ोगे, वो मिल जाएगा, नेट से पढ़ लेना, वहाँ श्वेत अश्वेत संघर्ष को लेकर था। तो कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई, क्योंकि जब मिक्सअप हो गए श्वेत अश्वेत, क्योंकि यहाँ क्या था मामला, अजीब मामला था श्वेत अश्वेत का, क्योंकि वहाँ स्कूल भी उस स्तर पर थे कि श्वेत अलग स्कूल होंगे और अश्वेत के अलग स्कूल होंगे। तो यह इसके परिणाम हुए। अब देखो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराता हूँ मेंस का, ठीक है, यहाँ से। अब वो क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, देखो प्रश्न मैंने लिख दिए दोनों। क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष था? उधर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो इसमें टिप्पणी विप्पणी कुछ नहीं, एक तरीके से तुम अपने हिसाब से इसका मूल्यांकन करना होगा। तो देखो, क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष था? 150 शब्द में या 100 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना है। 100 शब्दों में उसमें पूछा हुआ है उसने। तो देखो, अब मैंने अभी पढ़ा है ताजा, इसीलिए पहला क्वेश्चन वो लिया, और ये कलिवाली क्रांति के पास है। देखा जाए तो ये भी इसी से है। एक क्वेश्चन और करा दूंगा फॉर्मेटिंग अभी कलिवाली क्रांति पे। तो देखो, क्या अमेरिकी गृह युद्ध दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष था? अमेरिकी जो गृह युद्ध हुआ वह दो राष्ट्रों के बीच का संघर्ष था। अभी मैंने पढ़ा उत्तरी और दक्षिणी, ये दो हुए उत्तरी और दक्षिण। तुमने देखा है कि अमेरिका दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध था। एक तरीके से देखा जाए तो इधर और इधर आर्थिक विषमता मजबूत, यानी कि आर्थिक रूप से सशक्त, और इधर आर्थिक रूप से पिछड़ापन, कृषि प्रधान और ये औद्योगिक प्रधान क्षेत्र था। तो आपने देखा होगा कि दक्षिण के राज्यों ने अमेरिका को यानी संघ को उत्तरी राज्यों के संदर्भ में देखा कि उसका लाभ कर रहा है, हमें इससे लाभ नहीं हो रहा है, यानी कि संघ का जो प्रयोग हो रहा है वह केवल उत्तरी राज्यों के लिए हो रहा है।
और वहीं संघर्ष भी हुआ और सशस्त्र विद्रोह भी किए, और विद्रोह के साथ जेफरसन डेविस के नेतृत्व में अलग होने की भी घोषणा कर दी। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो राष्ट्रों का युद्ध था। लेकिन यह कहना तार्किक नहीं है। अब देखो भूमिका बन गई आपकी, भूमिका ऐसे बनाओगे जैसे मैंने आप अभी तुम्हें कहा कि अमेरिका गृह युद्ध इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि दो राष्ट्रों का युद्ध था, कि अमेरिका उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने आपस में, दक्षिणी राज्यों ने यह घोषणा कर दी जेफरसन डेविस के नेतृत्व में कि हम अलग होंगे गृह संघ से, और अलग होने की घोषणा के उसमें ही इन्होंने संदर्भ में सशस्त्र क्रांति भी उसी के अलग होने के लिए प्रारंभ कर दी। वह भले ही अब्राहम लिंकन ने अपनी कूटनीतिक कुशलता के तहत शांत कराकर एक मजबूत संघ का निर्माण किया हो, लेकिन इन्होंने जेफरसन डेविस के नेतृत्व में एक संघर्ष छेड़ दिया। तो यह कहना तार्किक नहीं है, एक तरीके से जल्दबाजी होगी। क्योंकि देखो आपने देखा है जब अमेरिका रिवॉल्यूशन हो रहा था उसी समय पर उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य मिलकर युद्ध का नेतृत्व और संघर्ष कर रहे थे अपनी आजादी के लिए। तो जब पूरे मुल्क के लिए यानी पूरे राज्य सभी ने मिलकर सहयोग किया, इसी आधार पर तो वहां आज भी डबल सिटीजनशिप है। जैसे कोई टेक्सास का है तो टेक्सास की उसकी सिटीजनशिप अलग होगी, उसी के साथ साथ यूएसए की सिटीजनशिप अलग होगी। वहीं अगर वह वाशिंगटन का है तो वाशिंगटन की उसकी आइडेंटिटी अलग होगी और संघ की अलग होगी। तो ये सभी तो ये सभी उसकी पहचान एक तरीके से। तो सबने मिलकर उत्तरी और दक्षिणी राज्यों ने युद्ध संघर्ष किया और यानी कि अपनी क्रांति सुनिश्चित की, और उसके बाद एक रूप में, एक राज्य के रूप में भी, एक संघ के रूप में भी अपने आप को महसूस किया। तो यह देखना होगा कि वह संघर्ष किस बात को लेकर हो रहा था, यानी कि दो राष्ट्र का युद्ध कहना इसको तार्किक नहीं है, यानी कि नकार देना है। क्योंकि नकार इसलिए देना है कि ऐसा कहीं भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने तो संघर्ष ही किया था उस चीज के लिए कि भारत संघर्ष इस चीज के लिए किया था कि अमेरिका एक राष्ट्र के रूप में, एक राज्य के रूप में उभर कर आएगा और सभी राज्य सहयोग समन्वय पर आधारित उसमें कार्य करेंगे। कहीं ना कहीं यह तो दो पद्धतियों के बीच का युद्ध था, यानी कि पद्धति कौन सी थी, आर्थिक और सामाजिक पद्धतियों के बीच का युद्ध था। यह यहाँ से फिर पैरा चेंज करके लिखना होगा, वो मैं तुम्हें नोट्स तो प्रोवाइड कराई दूंगा, समझा दिया आप कैसे पद्धतियों का युद्ध था। इसको इसमें अब किसी को डाउट ना होना चाहिए कि आर्थिक पद्धति का क्या युद्ध था। वो लिख देंगे कि उत्तरी राज्य ऐसे थे और दक्षिणी राज्य ऐसे थे। उत्तरी राज्य कृषि प्रधान नहीं थे, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ वहां पर और सैलरी पर आधारित श्रम होता था। तो कहीं ना कहीं दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा थी और इनको वोटिंग राइट भी नहीं था, सामाजिक विषमता उस तरीके से थी, इनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो सारी की सारी समस्या थी। उन मुद्दों को लेकर वहां युद्ध हुआ था। और फिर उसमें एक पैरा चेंज बन जाएगा, एक पैरा फिर दूसरा लिखेंगे कि देखो जैसे ही गृह युद्ध समाप्त हुआ, गृह युद्ध समाप्त होने के बाद भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा की कि अमेरिका से मतलब कि संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं, वह उसका अभिन्न अंग है। जैसे ही वह घोषणा करेगा उसके बाद सभी उसकी बात को मानकर और एक सशक्त राज्य के रूप में, राष्ट्र के रूप में उभर कर अमेरिका आएगा। और वही फिर आज अमेरिका उसी समय से सुपर पावर बना और महाशक्ति के रूप में सभी सहयोग और समन्वय के बल पर ही अमेरिका आज अमेरिका कहलाता है। तो आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो तुमने क्या नकार दिया कि दो ग्रह युद्ध, दो राष्ट्रों के बीच का युद्ध नहीं था। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रश्न, दूसरे का फॉर्मेट कैसे बनाओगे। आसान ही था पहले वाला। तो दूसरा देखो, जब नोट्स दे दूंगा और नोट्स एक बार मेरा पढ़ लोगे तो तुम इसको भूल ही नहीं सकते फिर प्रश्न को, और आराम से इसको प्रश्न को तुम हैंडल कर दोगे। तो देखो दूसरा प्रश्न, इसकी फॉर्मेट, अमेरिका गृह युद्ध शल्य चिकित्सा के समान था जो दुखदायी होते हुए भी अमेरिका के लिए एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। दोबारा पढ़ रहा हूं, देखो अमेरिका गृह युद्ध शल्य चिकित्सा के समान था। शल्य चिकित्सा के समान था यानी कि कहीं ना कहीं शल्य चिकित्सा के समान का मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति को किसी का हाथ इंजरीड हो जाए या पैर इंजरीड हो जाए तो वो डॉक्टर के पास जाता है। जब वहाँ शल्य डिपार्टमेंट के अंदर जाता है या किसी का घुटना वुटना टूट जाए, दर्द हो, ऑर्थोपेडिस्ट के पास जाएगा तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या करते हैं उसमें, वो फिर उसको हिला चला के देखेंगे, टेस्ट भी करेंगे, उसमें पेन भी होगा और फिर उसकी डेंटिंग वेंटिंग भी, कटिंग वटिंग करके उसको ठीक करेंगे। तो यानी कि शल्य चिकित्सा के समान था।
जो दुखदाई होते हुए भी, क्योंकि उस समय पेन भी होगा जब डॉक्टर उसकी शल्य चिकित्सा करेंगे, जो दुखदाई होते हुए भी, दुख तो होगा ही होगा, कुछ हानि तो होगी होगी, अमेरिका के लिए अब एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। तो जब व्यक्ति ठीक हो जाएगा उसके लिए तो वह बहुत बड़ा, उसकी तो लाइफ बन गई, तो यानी कि अनकहा आशीर्वाद बन गया, वही बात कह रहा है। तो देखो, अगर समझावा टॉपिक होगा तो प्रश्न को समझ के लिखने में कोई इसको कोई भी लिख देगा। एक रिक्शा चालक हो, अगर रिक्शा चालक को बैठा के मैं पढ़ा दूं और उसको ठीक से 2-4 क्लास लिखना आता हो, पढ़ा हुआ हो, वो भी इसको समझ के जब पूरी की पूरी क्लास जैसा आपको पढ़ाई, अगर वो उसको भी बोलूं कि इसके बारे में क्या लिखोगे तो वो भी इस बात को समझ के लिख देगा। तो आप तो यूपीएससी के एस्पिरेंट हो, तो आपसे तो यह मैं अपेक्षा भी कर सकता हूँ और अपेक्षा करनी भी चाहिए और आपको इसके लिए एफर्ट भी करना चाहिए। तो देखो, अब इधर देखो, अमेरिका कराए शल्य चिकित्सा के समान था। शल्य चिकित्सा के मतलब कि जो दुखदाई होते हुए भी अमेरिका के लिए एक अनकहा आशीर्वाद बन गया। दुखदाई क्या था, यानी कि दुखदाई होते हुए भी, यहां से पकड़ो, स्टार्टिंग से नहीं। दुखदाई का मतलब क्या हुआ कि उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य, एक तरीके से उत्तरी और दक्षिणी राज्य जब आपस में लड़ रहे थे तो दुख तो हो रहा था, कहीं ना कहीं हजारों लाखों सैनिक भी आए और जनता भी मरी इसमें, यानी कि जान माल की भी हानि हुई, दुखदाई हुआ। यानी कि जब लोगों को उससे दुख भी हुआ, कहीं ना कहीं काफी लोग मरे भी सिविल वॉर के अंदर, तो उस तरीके से देखा जाए तो समाज की, जन की, धन की, बल की हानि हुई, तो यानी कि एक तरीके से दुखदाई था। उसके बाद जो परिणाम निकल गया है, उसके बाद जो परिणाम निकल के आए, एक शाश्वत राज्य का निर्माण हुआ, सामाजिक विषमताएं सभी दूर हुई और सामाजिक विषमता के साथ साथ आर्थिक रूप से सशक्त हुआ। सभी उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में बैंकिंग वित्तीय समावेशन किया गया और पूरे के पूरे मर्जर एक्विजिशन एक्ट लाकर कंप्लीटली कंपनियों को मिलाकर बड़ी कंपनी के रूप में हब बनाकर उनको ऊपर उठाया गया और कंपनी पूरे विश्व के स्तर पर सर्विस देने के लिए सक्षम बनी। यानी कि वहीं से गृह युद्ध के बाद से जो अमेरिका का उत्थान एक तरीके से हुआ, वह उसके लिए आशीर्वाद बन गया। तो यह है इसका आंसर लिखना। निष्कर्ष में तुम लिखना चाहोगे तो लिख लेना, अदरवाइज में निष्कर्ष की कोई ज्यादा इतनी आवश्यकता भी नहीं है। तो यह हुआ। अब देखो, एक प्रश्न मैं बोल रहा हूं, तुम थोड़ा सुनो कि ग्रेनविले ने इंग्लैंड से आने वाली चिट्ठी को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया, मूल्यांकन कीजिए। तो प्रश्न लिख दूं यहाँ, या तो तुम लिख लेना कॉपी में, बोल रहा हूँ दोबारा, फिर उसका मैं फॉर्मेट बनवा दूंगा, फिर तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में या अभी बनवा दूंगा। देखो, अमेरिका ने, ग्रेनविले ने अमेरिका से आने वाली चिट्ठी को या पत्र को पढ़ लिया और अमेरिका को खो दिया। अब देखो, प्रश्न बहुत सिंपल है, मैंने पढ़ा था ग्रेनविले की आर्थिक नीतियों के ऊपर प्रश्न है। तो अमेरिका ने के अंदर जो ब्रिटिश ने नीतियां बनाई और जो वहां सम्राट ने कहा कि युद्ध भार बढ़ा था, तुम्हें मैंने पढ़ा था सप्तवर्षीय युद्ध जैसे हुए उसमें, और उससे यूएसए उसके ब्रिटिश के ऊपर जो भार बढ़ा युद्ध करने से, तो यानी कि उसने उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए ग्रेनविले को कहा कि प्रशासन में थोड़ी स्पष्टता लाओ और प्रशासन में कार्यकुशलता को बढ़ाओ। तो उसने जैसे ही रिपोर्टों की समीक्षा करनी स्टार्ट करी और वहां पे स्टैंप एक्ट, शुगर एक्ट लगाया ग्रेनविले ने, और वहीं फिर उन्होंने विरोध किया। उसी के साथ नॉर्डलॉर्ड की चयन नीति बताई थी मैंने वहां पर, और वहां पर अमेरिकियों ने उसी समय कहा कि जब हमारा कोई प्रतिनिधित्व तो कर नहीं, जब प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, जब हमारा कोई संसद के अंदर व्यक्ति नहीं बैठा, कानून बनाने वाला नहीं बैठा, तो हम इस कानून के अधीन कार्य ही क्यों करें। और उस तरीके से उन्होंने क्रांति स्टार्ट करी। तो यानी कि जो मैंने बताई थी तुम्हें, ग्रेनविले की जो नीतियां थी उन्हीं पे पर्सन, उसने जो एक्ट किए वहां पर कार्य किए, और उन कार्यों के विरुद्ध जो अमेरिकियों का आक्रोश हुआ, राष्ट्रवाद उनका परिपक्व अवस्था में आ रहा था, वो तुम इसमें लिख दोगे, और उसके विरुद्ध उन्होंने एकदम से आवाज उठानी प्रारंभ की। एक दो क्वेश्चन और है, अगर लिखना चाहो तो दुनिया भर के क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो मेज में है वो मैं बता रहा हूँ। एक दो क्वेश्चन और है, देखो एक प्रश्न और है, मैंने अभी लिखे रखा था, ढूंढ के वो सर्च किया था। हाँ, अमेरिका में दूसरी क्रांति संपन्न हुई, समीक्षा कीजिए। अमेरिका में दूसरी क्रांति सफल हुई, समीक्षा कीजिए। हाँ, यही प्रश्न है, देखो आया हुआ है। यानी कि अमेरिका में दूसरी क्रांति संपन्न हुई, यानी गृह युद्ध के ऊपर है। तो अमेरिका में इसको दूसरी क्रांति नहीं कहा जा सकता एक तरीके से देखा जाए तो जो मैंने अभी पहले वाला प्रश्न था उसी तरीके से सेम ही आंसर है इसका, कोई ज्यादा इसमें भिन्नता नहीं दिखाने। तो यानी कि प्रश्न चेंज है, कंटेंट वही आएगा जो मैंने पहले तुमको समझाया।
तो कल मैं नए लेक्चर के साथ फ्रांस का रिवॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा, और फ्रांस के रिवॉल्यूशन के साथ साथ ही मैं कल पहले एक प्रश्न लिखूंगा और फिर आपको पढ़ाऊंगा। तो हो सके आप उसको वहीं पर जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद अपनी भाषा में चेंज करके शब्दों को लिखने का प्रयास करें। अगर नहीं लिखा जाएगा आप मुझे कमेंट या मैसेज में बोल देना कि सर हमसे ये प्रश्न नहीं लिखा जा रहा, तो मैं आपको यहीं पर एक दो लेक्चर एक दो प्रश्न बोलूंगा और आप उससे देख लेना या लिख लेना। मैं यहीं पर एक क्लास बना दूंगा जिसमें 2-3 प्रश्नों का आंसर आपको लिखवा दूंगा, एक तरीके से उसको फॉर्मेट के तहत बनवा दूंगा पूरा और लिखवा भी दूंगा, ताकि आपके पास एक आंसर रहे उस तरीके से अपना मूल्यांकन करने के लिए कि इसमें क्या पक्ष हमने छोड़ा और क्या नहीं छोड़ा। तो यानी कि एक तरीके से मॉडल आंसर कुछ लिखवा देंगे आपको, और मॉडल आंसरों को ही देखकर फिर आप अपनी फॉर्मेटिंग करना कि किन पक्षों को किस तरीके से कहाँ पर आंसर में अपने रखा जाता है, और अपनी बात को वहां पर साबित सही और गलत के माध्यम से या क्वेश्चन के माध्यम से, जो क्वेश्चन बोलता है उसके अनुरूप ही हम कैसे यहाँ लिखते हैं, उसको अपने प्रश्न के उत्तर को सही ठीक से लिख पाते हैं। ठीक है, तो थैंक यू। कल मैं मिलता हूँ आपको फ्रांस रिवॉल्यूशन के साथ। ओके।